नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं द TFC मीडिया। आज मैं उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो जिस भी बिजनेस को छूता था उसे सोना बना दिया करता था। अब बात करते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा टाइटन, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और न जाना ऐसी कितनी ही कंपनियां जिनसे रतन टाटा जी ही पहचाने जाते थे। रतन टाटा जी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते वो बहुत बड़े हम सब के लिए एक आदर्श थे। कहते हैं ना कि जो इस संसार में आया है उसे ये संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब ये समाचार को बताते हुए मन बहुत दुखी है। जी हाँ, रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत के एक महान उद्योगपति और दयालु व्यक्तित्व को खो दिया है हम सब ने। 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी का निधन हो गया है और इस दुखद खबर ने पूरे देश को झंझोकर रख दिया है। टाटा समूह की कमान, आइए जानते हैं कि वो कमान किसके हाथ में होगी, कौन अगला टाटा एंड टाटा ग्रुप को संभालेगा, कौन रहेगा उसका उत्तराधिकारी। तो बात करते हैं कि उत्तराधिकारियों के बारे में। तो उनके द्वारा किए गए बहुत सारे डोनेशन व दयालुता की अनोखी कहानियां हैं। टाटा ग्रुप की स्थापना करीब 150 साल पहले हुई थी। 1868 के अंदर जमशेद सिंह टाटा जी ने की थी। आज समूह की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो हर क्षेत्र में अपनी छाप रखती है। रसोई में नमक मसाले से लेकर सड़क पे चलने वाली गाड़ियों तक, वो आसमान का सफर करने वाले तक, सब में केवल और केवल टाटा ग्रुप ही मौजूद है। एंड टाटा ग्रुप ज्वेलरी, घड़ी, फैशन, चाय, कॉफी, न जाने कितने के अंदर भी फैला हुआ है। टाटा ग्रुप IT कंपनियों द्वारा सॉफ्टवेयर में आम लोगों के लिए उपयोगी है। देश में GDP में टाटा ग्रुप 2% हिस्सेदारी है। लगभग 403 अरब डॉलर का राजस्व कमाने वाली इस समूह की विभिन्न कंपनियां 9.35 लाख से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। रतन टाटा भारत के सफल उद्योगपति में से एक थे। न जाने कई महत्वपूर्ण कंपनीज का निर्माण किया। 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया। हालांकि नैनो कार को शुरू में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। इस कड़ी में उन्होंने 2008 में फोर्ड मोटर्स कंपनी से लैंड रोवर और जगुआर को लगभग 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। एक टाइम था जब बोलते हैं कि रतन टाटा बाहर गए थे और इन कंपनियों ने इनकी बेइज्जती की थी, लेकिन उन्होंने उनका जवाब वापस मुख जुबानी नहीं किया। उन्होंने उसका जवाब अपने काम के थ्रू किया। अपने काम से बताया कि वो कितने सक्षम है कि आपकी कंपनी भी हम खरीद लेंगे। तो इसी के साथ ये कदम टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। भारतीय कंपनियों का वैश्विक स्तर, प्रतिस्पर्धा की क्षमता को दर्शाया गया। रतन टाटा का मानना था कि इस भारत देश के अंदर टाटा मोटर्स को एक नई पहचान मिलनी चाहिए। उनकी ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि असली सफलता केवल आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारियां, अपने विचार पर विश्वास रखना और अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करना होता है। अब हम बात करते हैं कि रतन टाटा जी के एनिमल प्रेम के बारे में। आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि रतन टाटा जी एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वह एक एनिमल लवर भी थे। प्रसिद्ध व्यवसाय और कॉल मिट फुहेल ने एक इंटरव्यू में बताया कि प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को फिलोट्रॉफी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया था, जो कि बकिंगम पैलेस में आयोजित होने वाला था। सब कुछ तय था और फुहेल ने फरवरी के दूसरे या तीसरे दिन का लंच पहुंचाते ही श्री टाटा जी को 11 मिस कॉल किए। उन्होंने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उन्होंने तुरंत रतन टाटा जी को कॉल किया। रतन जी ने बताया कि उनका पालतू डॉगी टैगो और टीटो में से एक बहुत बीमार है और वे उन्हें छोड़कर नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि ये एक आदमी है। ये दर्शाते हुए है कि रतन टाटा जी संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों और उनको एक अद्वितीय इंसान बनाता है। शेक्सपियर के शब्दों में कहे तो उनमें ब्रूटस के तत्व इतने मिश्रित है कि प्रकृति खड़ी होकर दुनिया को कह सकती है कि ये एक आदमी था जो हमारे लिए था और सिर्फ हमारे लिए था। तो चलिए बात करते हैं कि रतन टाटा के उत्तराधिकारी के बारे में। उनके उत्तराधिकारी के रूप में सबसे प्रबल दावेदार सूत्रों के अनुसार बताया जाए तो सौतेले भाई नोएल टाटा सबसे प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। नोएल के 3 बच्चे हैं, माया, नेविल और लिया, जो टाटा साम्राज्य का हिस्सा है।
और उनके लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि माया ने टाटा अपॉर्चुनिटी फंड और टाटा डिजिटल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेविल पारिवारिक व्यवसाय में शामिल है और स्टार बजाज जैसे बड़े प्रोजेक्ट में प्रबंध कर चुका है। वही लियो टाटा समूह के लिए हॉस्पिटल सेक्टर में ताजा होटल्स एंड रिसोर्ट्स पैलेस ये सारी चीजें देखता है। अब इन सारी बातों का क्या कंक्लूजन है कि रतन टाटा जी निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी परोपकारी सोच, साधारण जीवन शैली और दयालुता हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनकी पालतू कुत्ते के प्रति इतनी संवेदनशीलता, उनके द्वारा किए गए समाज और देश के प्रति समर्पण हर दिल को अजीज बना देता है। अब टाटा साम्राज्य का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उनकी विरासत और साम्राज्य की मिसाल हमेशा याद दिलाई जाएगी। सफलता का अगर कोई असली अर्थ होता है या सफलता का कोई नाम होता है तो शायद उसे रतन टाटा के नाम से ही जाना जाएगा। और हम आपको बता दें कि रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इतना डोनेशन किया है, इतना हमारे देश के लिए किया है, जिन्हें मैं मुख जबानी बता नहीं सकता। वो अपने कमाई का लगभग हिस्सा तो दान ही कर देते थे। बाकी कंपनी के एम्प्लॉयज से लेके कंपनी के एक घर तक वो गए हैं और हर किसी को एक सफलता और मोटिवेशन का पार्ट बनाया है। तो हम सभी खड़े होकर रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी हो बस हमको हमेशा सिखाते रहें। इसी प्रकार की और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TFC मीडिया पे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को दबाएं और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।